हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अंकित कुमार क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम वही जीएस के टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे, खासकर ज्योग्राफी के अभी फ़िलहाल। उसके बाद और भी टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, छोटे छोटे टॉपिक्स जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके नॉर्मली और चीज़ों से, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा महासागरों की उत्पत्ति। देखिए, महासागरों की उत्पत्ति वाला ये जो टॉपिक लाने का मकसद एक ही है, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर आपके ये समझ में आ जाता है तो आपको काफ़ी हद तक महासागरों से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इससे आपको तीन चीज़ें एक्स्ट्रा समझ में आएंगी। वो कौन सी तीन चीज़ें होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। महासागरों की उत्पत्ति से पहले सबसे पहले आपको यह जानना है कि महासागरों की उत्पत्ति में रोल किस किस का सबसे ज्यादा है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं बात करूं सबसे पहले प्रारंभ की, यानी कि जब पृथ्वी केवल सूर्य से अलग हुई थी उसी समय की, प्रारंभ की बात करते हैं, बिल्कुल शुरू से, प्रारंभ में, बिल्कुल शुरू से। हम सभी जानते हैं कि जो सन था इसी सन से निकली हुई है, क्या ये जो सन था इसी सन से निकली हुई है पृथ्वी, इसी सन से निकली हुई है क्या, अर्थ यानी कि पृथ्वी, राइट। अब ध्यान से सुनो, प्रारंभ में जब पृथ्वी सूर्य से निकली थी तब पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा था। पृथ्वी का तापमान क्या था, बहुत ज्यादा था। और साथ ही में पृथ्वी के अंदर जब बाहर सूर्य से बाहर निकली थी तब पृथ्वी के अंदर लिक्विड ज्यादा था। क्या था, लिक्विड ज्यादा था। जैसे होता है ना, एक लोहे की भट्टी होती है जो उसको पिघलाती है, और जब वहां से कोई लिक्विड बाहर निकलता है या सतह पर गिरता है तो धीरे धीरे सॉलिड हो जाता है। इसी तरीके से पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी जैसे ही सूर्य से बाहर निकली धीरे धीरे क्या हुई, सॉलिड हुई, सॉलिड स्टेट में आई। कैसे आई वो देखते हैं। देखिए, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई तो इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा होगा, यानी कि तापमान क्या था, बहुत ज्यादा था। और तापमान बहुत ज्यादा था तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो जब पृथ्वी सूर्य से बाहर निकली थी तो उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। अब चूंकि उसमें तापमान बहुत ज्यादा था तो उसमें दबाव भी या दाब भी ज्यादा था। और दाब ज्यादा होने के कारण ये क्या हुआ, ये दाब कहीं ना कहीं से तो निकलने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, बताओ। पृथ्वी के अंदर जो प्रेशर जनरेट हो रहा था किसके कारण, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण, वो कहीं ना कहीं से तो बाहर निकलेगा ही। तो जहां से भी पतली परत उसको दिखाई दी या कमजोर परत जहां से दिखाई दी वहीं से ये प्रेशर क्या निकला, एक विस्फोट के जरिए बाहर निकला। यानी कि मान के चलो सरफेस से यहां पतली परत दिखी तो यहीं से ही ये बाहर निकल गया। और इस प्रेशर के कारण पृथ्वी के अंदर से बाहर आया मैग्मा, किसके रूप में, लावा के रूप में। और फॉर्मेशन हुआ किसका, ज्वालामुखी का। किसका फॉर्मेशन हो गया, ज्वालामुखी पर्वतों का। देखते ही देखते किसका निर्माण हुआ, ज्वालामुखी पर्वतों का। मान के चलो एक ये यहां से कमजोर होगी तो यहां से बाहर निकल गया इस तरीके से, और यहां पर भी एक इस तरीके की संरचना सामने आई। अब समझने वाली बात क्या है, देखो, प्रारंभ में क्या हुआ, जब पृथ्वी सूर्य से बाहर निकली तब पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू किया। पृथ्वी ने धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुआ या शुरू किया, राइट। और पृथ्वी ने जैसे धीरे धीरे ठंडा होना शुरू किया, जैसे ही ये ठंडी हो रही थी तो ठंडी होने के साथ साथ इसके अंदर टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण प्रेशर भी ज्यादा जनरेट हो रहा था, जिसके कारण उस प्रेशर को बाहर निकलना था। तो उसने क्या किया, इस सतह को या इस सतह को तोड़ते हुए क्या निकली, बाहर निकली, राइट। तो जिस समय पृथ्वी ठंडी हो रही थी इस समय पृथ्वी का तापमान जो था, पृथ्वी का टेम्परेचर जो था, ये टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसका दबाव या दाब यानी कि प्रेशर भी बहुत ज्यादा था। प्रेशर भी क्या था, बहुत ज्यादा था। अब तापमान और दबाव दोनों ज्यादा होने के कारण पृथ्वी में हुई ज्वालामुखी क्रियाएं। कैसी क्रियाएं हुई, ज्वालामुखी क्रियाएं, वोल्केनिज्म हुआ। अब ध्यान से सुनो, जब पृथ्वी पर वोल्केनिज्म हुआ तो वोल्केनिज्म से क्या क्या चीजें बाहर निकली, ज्वालामुखी क्रिया के कारण क्या क्या चीजें बाहर निकली। तो एक तो बाहर निकली गैसें, एक तो बाहर निकली गैसेस, एक बाहर निकली यहां से जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर,
एक यहां से बाहर निकला क्या, तो आंसर होगा मैग्मा। यहां से क्या बाहर निकला, एक मैग्मा। और याद रखना मैग्मा में ही क्या होती हैं, गैसें होती हैं, और अगर मैग्मा में से गैसें हटा दो तो बचता है केवल लावा। यानी कि मैग्मा जब अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसमें से गैसें निकलकर किस में मिल जाती है, वायुमंडल में मिल जाती है, और जिसके कारण उसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं। तो इसी तरीके से ज्वालामुखी क्रिया से क्या बाहर निकला, मैग्मा जिसमें गैसें भी थी, और अगर इन मैग्मा से ये गैसें माइनस कर दो तो क्या बन जाएगा, केवल लावा बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं। तो ज्वालामुखी क्रिया के कारण यहां से क्या क्या बाहर निकली, गैसें बाहर निकली, गैसों के साथ साथ जलवाष्प भी बाहर निकला, और जलवाष्प के साथ साथ मैग्मा भी क्या निकला, बाहर निकला। भाई मैग्मा भी तो निकलेगा यहां से सरफेस की तरफ से, है या नहीं है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनो। अब चूंकि जलवाष्प क्रिया में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा, जलवाष्प का। ज्वालामुखी क्रिया में सबसे ज्यादा रोल किसका रहा, जलवाष्प का। लगभग कितने परसेंट, 60% जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं उनसे क्या बाहर निकलता है, जलवाष्प बाहर निकलता है। तो इन ज्वालामुखी से भारी मात्रा में क्या बाहर निकला, जलवाष्प बाहर निकला। जलवाष्प क्या निकला, बाहर निकला। और जलवाष्प जब ऊंचाई के साथ ऊपर जाएगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, ध्यान रखना कि जब अर्थ के सरफेस पर ही तो गर्मी है, लेकिन जब अर्थ के सरफेस से आप ऊपर जाओगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कम। और जब जलवाष्प की बूंदें ऐसे क्षेत्र में जाएगी जहां पर टेम्परेचर क्या हो, कम हो, तो टेम्परेचर कम होने के कारण वहां पर होगा संघनन। यानी कि जलवाष्प की बूंदें जैसे जैसे ऊपर गई, यानी कि जैसे जैसे ऊपर गई तो ऊपर टेम्परेचर क्या हुआ, कम। तो तापमान कम होने के कारण ड्यू टू लो या लेस टेम्परेचर क्या हुआ, संघनन हुआ। कौन सी क्रिया हुई, संघनन हुआ। बात समझ में आई या नहीं। कंडेंसेशन हैपेंड, कंडेंसेशन हुआ। किसके कारण, जैसे जैसे ये जलवाष्प की बूंदें ऊपर गई तो टेम्परेचर कम होने के कारण इनमें क्या हुआ, संघनन हुआ। संघनन क्या होता है, संघनन वह क्रिया होती है जिसमें जलवाष्प की बूंदें वर्षा की बूंदों में क्या हो जाती है, बदल जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संघनन। बात क्लियर है। तो संघनन का मतलब हुआ कि जलवाष्प की बूंदें वर्षा की बूंदों में बदल गई। इसका मतलब यह है कि संघनन होने के कारण बादलों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, बादलों का निर्माण हुआ। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड हुआ। और ओबीसी बात है, जब फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड होगा तो वर्षा होगी ही होगी भाई, है या नहीं है। वर्षा यानी कि रेनफॉल हुआ। अब एक बात बताओ, जब यहां पर बादल बने, यहां पर क्या बने, बादल, और बादलों के कारण यहां पर क्या हुई, वर्षा हुई, बारिश हुई। तो बारिश होने के कारण होगा क्या, ध्यान से सुनना। एक तो पृथ्वी की सतह हॉट, गर्म, ऊपर से इस पर पानी गिर रहा है तो वाष्प और ज्यादा बनेंगी, और वाष्प और ज्यादा बनी तो संघनन ज्यादा होगा, और संघनन ज्यादा हुआ तो बादलों का निर्माण ज्यादा है, और बादलों का निर्माण ज्यादा तो वर्षा ज्यादा। ये क्रम एक साइक्लिक ऑर्डर में या चक्रीय क्रम में चलता रहेगा। बात समझ में आई या नहीं। तो जब एक ऐसी सतह पर जहां पर वर्षा का पानी गिरेगा तो जलवाष्प क्या होगा, ज्यादा होगा। जलवाष्प ज्यादा हुआ तो संघनन ज्यादा, बादलों का निर्माण ज्यादा, वर्षा ज्यादा, और वर्षा ज्यादा होने के कारण ही क्या हुआ, इन ज्वालामुखी पर्वतों के क्रेटर जो मुख थे वो किससे भर गए, पानी से भर गए। और पानी से भरने के कारण ये क्या हो गए, धीरे धीरे ये भी क्या हो गए, ठंडे। अब जब ज्वालामुखी ठंडे हो गए तो ज्वालामुखी किससे फिर जो भी पानी बरसा यहां से, वो पानी के पानी कहां गिर गया, सतह पर इकट्ठा हो गया। वो पानी निकलकर कहां इकट्ठा हो गया, सतह पर। और देखते ही देखते पृथ्वी के चारों ओर पानी की एक इस तरीके से पानी का एक मंडल पैदा हो गया। यानी कि पानी का एक क्या हो गया, इस तरीके से एक पानी को घेर लिया, मतलब पानी ने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लिया। बात समझ में आई या नहीं भाई। कंटिन्यूसली जलवाष्प हो रहा है, वर्षा हो रही है तो पृथ्वी तो ठंडी हो गई होगी, साथ में पृथ्वी के ठंडे होने के साथ साथ पानी का जमाव भी यहां पर होने लगा, और इसी पानी के जमाव को कहा गया महासागर।
इसे ही कहा गया क्या, ओशन। और ओशन का निर्माण इस तरीके से हुआ, यानी कि जो रेनफॉल हुआ, जब ये रेनफॉल ज्यादा मात्रा में हुआ तो ही हुआ किसकी उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति। इस तरीके से हुई महासागरों की उत्पत्ति, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओशन, फॉर्मेशन ऑफ ओशन इस तरीके से हुई। अब ध्यान से सुनो, महासागरों की उत्पत्ति तो इस तरीके से हो गई, वर्षा का पानी गिरा, इकट्ठा होता रहा, जिसके कारण क्या हो गया, जल की एक बहुत बड़ी इकाई बन गई जिसे महासागर नाम दिया गया। लार्ज यूनिट ऑफ हाइड्रोस्फीयर इज कॉल्ड ओशन। करेक्ट। आगे देखो जरा। अब चूंकि क्या हुआ, महासागरों की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर यह पानी इकट्ठा हुआ, जिसके कारण पृथ्वी की ऊपरी परत जो है वो सॉलिड हो गई, कठोर हो गई। ये वाली जो क्रस्ट है, ये वाली जो लेयर है, ये क्या होगी, पूरी क्रस्ट हो गई, पूरी क्या होगी, कठोर हो गई। और इसी कठोर परत को नाम दिया गया क्रस्ट, भूपर्पटी। यानी कि इसी से ही किसका निर्माण हुआ, भूपर्पटी का निर्माण हुआ। याद रखना, इसी से ही किसका फॉर्मेशन हुआ, भूपर्पटी का, फॉर्मेशन ऑफ क्रस्ट। किसका निर्माण हुआ, क्रस्ट का निर्माण हुआ। बात समझ में आई है नहीं भाई। जब जल कहीं पर इकट्ठा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो लेयर कैसे हो जाती है, कठोर हो जाती है, क्योंकि पहले गर्म थी और गर्म जब ठंडा करेगी उसको तो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाएगी, तो ये क्या होगी, कठोर। तीसरी चीज़ यहाँ समझो जरा, पहली चीज़ ये होगी महासागरों की उत्पत्ति, दूसरी चीज़ भूपर्पटी का निर्माण, और तीसरी चीज़ सुनो क्या होगी, तीसरी चीज़ ये हुई कि जब पृथ्वी सूर्य से बाहर निकली तब पृथ्वी के वायुमंडल में जो फर्स्ट गैस बनी उसका नाम था हाइड्रोजन। उस वक्त केवल एक गैस थी जिसका नाम था हाइड्रोजन, लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी क्रिया हुई, ज्वालामुखी क्रिया से क्या बाहर आई, गैसें, और गैसों में सबसे ज्यादा या सबसे पहले निकल कर आई कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड केवल हम ही नहीं छोड़ते, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है, ज्वालामुखी पर्वतों से भी निकलती है, वोल्केनिक माउंटेन से भी निकलती है। उसके बाद तीसरी गैस जो जनरेट हुई उसका नाम था नाइट्रोजन, और फोर्थ गैस जो जनरेट हुई वो थी ऑक्सीजन, और इन्हीं गैसों ने मिलकर बना दिया पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल का निर्माण भी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर भी हो गया। बात समझ में आई या नहीं। तो महासागरों की उत्पत्ति से तीन चीजें हमें पता लग रही हैं, एक तो खुद महासागरों की उत्पत्ति, दूसरा भूपर्पटी का निर्माण, और तीसरा वायुमंडल का निर्माण। तो है नहीं है टॉपिक बढ़िया, है या नहीं है, बात समझ में आई या नहीं। तो केवल इस कॉन्सेप्ट के कारण आपको तीन चीजें पता लग गई कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ, भूपर्पटी का निर्माण, जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ोगे, टोटल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ पढ़ोगे, तब आपको भूपर्पटी समझ में आएगी कि होती क्या है, और मैं भी बताऊंगा। और महासागरों की उत्पत्ति हुई, बात क्लियर है या नहीं है, पता लग गया कैसे हुआ। पृथ्वी धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हुई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो रही थी, ठंडी हो रही थी। ठंडी होने के साथ साथ इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हुई, ज्वालामुखी क्रिया से क्या हुई, जलवाष्प ज्यादा बाहर निकला। जब जलवाष्प ज्यादा बाहर निकला तो ऊपर जाने पर इसमें संघनन ज्यादा हुआ, संघनन ज्यादा होने के कारण बादल ज्यादा बने, बादल ज्यादा होने के कारण वर्षा ज्यादा हुई, और वर्षा ज्यादा होने के कारण महासागरों की उत्पत्ति हुई। बात क्लियर। वही वर्षा ज्यादा होने के कारण पृथ्वी की परत जो ज्यादा गर्म थी वो पानी के कारण क्या हो गई, ठंडी हो गई, और ठंडी होने के कारण बहुत ज्यादा कठोर हो गई, उसे ही नाम दिया गया भूपर्पटी का निर्माण या भूपर्पटी। बात क्लियर है। वहीं जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई थी तब उसमें केवल एक ही गैस थी, या पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में केवल एक ही गैस थी, हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही ज्वालामुखी क्रियाएं हुई तो वहां से गैसें बाहर निकली, जिसमें से दूसरी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा यहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसें भी बाहर आई। बात समझ में आई या नहीं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित। अगर तीनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो हैं, और मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ।